अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा पढ़ लो में खुशामदीद। ENG 503 का लेसन नंबर 21 स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। अंडरस्टैंडिंग एंड टीचिंग द लैंग्वेज इन यूज़। टॉपिक नंबर 110 व्हाट इज़ प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स होता क्या है? कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मीनिंग की स्टडी करना या मीनिंग को समझना प्रैग्मेटिक्स में आता है। The study of what speakers mean or speakers meaning is called pragmatics. It is the study of invisible meaning. वो लफ्ज़ जो आपके सामने बोला गया है उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो किस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया है, किस से आपको इस बाग में बोला गया है, या स्पीकर के पीछे का मीनिंग क्या है, वो क्या कहना चाहता है, उस चीज़ को समझना। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर सेटिंग में हैं तो आप माउस की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली फिर आप जो स्पीकर आपसे बात कर रहा होगा और आप कंप्यूटर सेटिंग में होंगे तो ऑब्वियसली आप खुद ब खुद समझ जाएंगे वो इनविजिबल मीनिंग के भैया कंप्यूटर के माउस की बात कर रहा है। ठीक है, आम ये घरों में चूहे की बात नहीं की जा रही। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्ट के हवाले से मीनिंग समझना प्रैग्मेटिक्स कहलाता है। ठीक है जी। प्रैग्मेटिक्स वेरी फ्रॉम कल्चर टू कल्चर। ये कल्चर टू कल्चर जो होता है प्रैग्मेटिक्स, ये एक दूसरे से मुख्तलिफ होता है। ज़रूरी नहीं होता कि आपके कल्चर में एक चीज़ का वो मीनिंग है तो दूसरे कल्चर में भी वही मीनिंग हो। ठीक है, तो ये कल्चर के हवाले से मुख्तलिफ होता है। ठीक है जी। It looks at the way in which people perform speech acts, example given apologizing, requesting, etc., and choose to perform a speech act in a particular way, example given reasons and manners of politeness in different cultures। जी, इसमें आपकी हर तरह की बातें आ जाती हैं, किस तरह आप रिक्वेस्ट करते हैं, किस तरह आप अपोलोजाइज़ करते हैं, हर तरह की चीज़ आपके कन्वर्सेशन में क्या किस तरह आप बोलते हैं अपने कल्चर में, हर तरह की चीज़ जो होता है प्रैग्मेटिक्स में आ जाती होती है। कॉन्टेक्स्ट एंड प्रैग्मेटिक्स। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एनालाइज व्हाट इज़ सेड एंड व्हाट इज़ अंडरस्टूड। दिस में इंक्लूड, जब आप कन्वर्सेशन करते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपने क्या कहा और अगले ने क्या समझा। ठीक है, तो ये समझने के मराहिल में, प्रैग्मेटिक्स को समझने के मराहिल में दो चीज़ें जो होती हैं वो अहम होती हैं, फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट एंड लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट। प्रैग्मेटिक्स को समझने के लिए फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है? द सोशल कॉन्टेक्स्ट, द मेंटल वर्ड्स एंड द रोल ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन द इंट्रैक्शन। बातचीत हो रही है तो उस बातचीत में सबसे पहले जी सोशल कॉन्टेक्स्ट आता है कि आपकी सोसाइटी में उस जुमले का या उस वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, द मेंटल वर्ड्स, आप दोनों के दिमाग में उस वर्ड का क्या मीनिंग है। ठीक है, जो अगला कह रहा है जिस वे में, जिस एंगल से, क्या आप उस एंगल से समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं, या आपके दिमाग का वो एंगल है मीनिंग के हवाले से या नहीं है। एंड द रोल ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन द इंट्रैक्शन। क्या रोल है आपका, आप बॉस और एम्प्लॉय का रोल है, क्या सेटिंग है, ये सब कुछ इसमें आता है। द सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल अंडरस्टैंडिंग दैट इज़ रेलिवेंट टू इंट्रैक्शन। इंट्रैक्शन में आपकी सोसाइटी, आपकी पॉलिटिकल, आपके कल्चरल तमाम तरह की अंडरस्टैंडिंग मौजूद होती है, वो ये चीज़ आती है। और जी द बैकग्राउंड नॉलेज ऑफ कॉन्टेक्स्ट इन इज़ कल्चरल एंड इंटरपर्सनल नॉलेज। और जी आपके जो इंट्रैक्शन में, आपकी जो बातचीत में बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो होना चाहिए। मतलब कि आप अगले बंदे से बात कर रहे हैं तो अगले बंदे का बैकग्राउंड आपको पता होना चाहिए। वो एलीट क्लास से बिलोंग करता है, उसकी क्या, कौन से प्रोफेशन से वो बिलोंग करता है, किस हवाले से वो बात कर रहा है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लिंग्विस्टिक कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, इसको को टेक्स्ट भी कह सकते हैं। को टेक्सचुअल कॉन्टेक्स्ट में क्या आता है? व्हाट पीपल नो अबाउट व्हाट दे हैव बीन सेइंग। पहले वाली बात कि अगर आप कंप्यूटर सेटिंग में मौजूद होंगे, आप माउस का वर्ड लेंगे तो फिर ठीक है भाई, अगला भी वो समझ जाएगा। ठीक है, उसे अगले स्पीकर को भी पता है कि वो क्या बोल रहा है और लिसनर को भी पता है कि अगला किस वे में बोल रहा है, कौन से माउस की बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर मैं सिंपल वे में कहूँ तो फिज़िकल कॉन्टेक्स्ट में आपकी सारी फ़िज़िकल चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें सोसाइटी होती है, आपके अगले से रिलेशनशिप होता है, और सेटिंग होती है। ठीक है, ये होता है। लिंग्विस्टिक में जी अगले के अल्फाज आ जाते हैं कि अगला ने उस सेटिंग के हवाले से ही वो चीज़ बोली है, आपने उसी हवाले से ही समझा है, तो ये चीज़ आ जाती है। टॉपिक नंबर 111 डायक्सिस एंड रेफरेंस। डायक्सिस क्या होता है? डायक्सिस ग्रीक मीन्स पॉइंटिंग थ्रू
लैंग्वेज, ये जी MCQs है। बेसिकली डायक्सिस क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं इंग्लिश में जिसकी मदद से आप किसी एंटिटी का लोकेशन आपको पता लगती है अगले के सेंटेंस में, या कोई वो चीज़ से इंट्रोडक्शन करवाता है तो आपको इन अल्फाज के ज़रिए पता लगता है, जैसे कि हेयर, देयर, दिस, दैट, नाउ, देन, ये सारे ऐसे अल्फाज हैं जिससे आपको अगले की जो है कन्वर्सेशन में पता लगता है कि अगला क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, वे फ़लानी चीज़ की क्या लोकेशन है या क्या इंट्रोडक्शन है, फ़लाना टमकाना, जो भी आगे इसकी टाइप्स हैं उसकी मदद से आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर पता लग जाएगा। मेजर काइंड्स ऑफ डायक्सिस, क्या मेजर काइंड्स हैं? पर्सन डायक्सिस होता है, स्पैटियल डायक्सिस होता है और टेम्पोरल डायक्सिस होता है। पर्सन डायक्सिस में क्या आता है? पर्सन डायक्सिस में आपके प्रोनाउंस आते हैं। they usually operate in 3 part division of pronouns, मतलब him, them, those, ये जो सारे वर्ड हैं ये आपको किसका पता दे रहे हैं? आपको लोगों का पता दे रहे हैं। तो जब आपके सेंटेंस में ऐसे वर्ड आए जो कि आपको लोगों का पता देते हैं कि उनकी तादाद कितनी है, या क्या उनका पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, आपको ये पता लगता है इन वर्ड्स के ज़रिए, तो ये पर्सन डायक्सिस है। एक सेंटेंस में आपको इन वर्ड्स के ज़रिए पर्सन्स का पता चलता है। आई होगा तो मतलब सिंगल है, वही होगा तो मतलब ज़्यादा है, यू होगा तो मतलब वो आपके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये जी आपके पर्सन डायक्सिस होता है। स्पैटियल डायक्सिस में क्या होता है? इंडिकेट द रिलेटिव लोकेशन ऑफ पीपल एंड थिंग्स, दे आर ऑल्सो नोन एज प्लेस डायक्सिस। ये ऐसे अल्फाज होते हैं जिसके ज़रिए आपको लोगों या चीज़ों की लोकेशन का पता लगता है कि वो कहाँ पाए जा रहे हैं, जैसे कि हेयर, देयर, नियर, दैट, एक्सेट्रा, ठीक है। टेम्पोरल डायक्सिस जी टाइम डायक्सिस से कहते हैं, जिसके ज़रिए आपको सेंटेंसेस में वो जुमला कौन से वक्त में बोला गया है ये पता लगता है। मतलब प्रेजेंट में वो जुमला बोला गया है या पास्ट में बोला गया है, या आपको उनके वर्ब से पता लगता है। तो ऐसे अल्फाज जो होते हैं वो टेम्पोरल डायक्सिस में आते हैं। अगर जी प्रेजेंट का होगा जुमला तो वो प्रॉक्सिमल फॉर्म्स होंगी, ठीक है, और अगर पास्ट टेंस का जुमला होगा तो वो डिस्टल फॉर्म्स में आएंगी, ठीक है। जैसे कि लास्ट वीक, नेक्स्ट वीक, टुडे, टुनाइट एंड यस्टरडे एक्सेट्रा। ये जी ऐसे अल्फाज हैं जिससे आपको टाइम का पता लग रहा है कि क्या टाइम है। लास्ट वीक मतलब पास्ट वीक, नेक्स्ट वीक मतलब आने वाला, टुडे मतलब प्रेजेंट, ठीक है। रेफरेंस क्या होते हैं जी? एन एक्ट बाय विच अ स्पीकर और राइटर यूजेस लैंग्वेज टू इनेबल अ लिसनर और रीडर टू आइडेंटिफाई समथिंग। रेफरेंसेस जिस पिछले चैप्टर में जो मैंने बोला कि भाई हर चीज़, हर वर्ड रेफ़र है किसी ना किसी दुनिया की चीज़ से। दुनिया में वो चीज़ पाई जा रही है तभी तो उसके लिए वो वर्ड बना है, तो वो वर्ड रेफ़र है उससे। तो इसी तरह उनका कहना है द वर्ड्स डोंट रेफ़र टू एनीथिंग, पीपल डू बाय यूजिंग प्रॉपर नाउन्स, अदर नाउन्स एंड प्रोनाउंस। कि लैंग्वेज कुछ नहीं होती, ये चीज़ें कुछ नहीं होती, ये वर्ड्स कुछ नहीं होते, लोग जो होते हैं इन्हें रेफ़र करते हैं, ठीक है। तो रेफ़र किस तरह किया जाता है? लोगों को नाउन से रेफ़र किया जाता है, लोगों के नाम को, फिर प्रोनाउन से रेफ़र किया जाता है, फिर ख़ास चीज़ों को प्रोनाउन से रेफ़र किया जाता है। तो ये जी रेफरेंस होते हैं। मेजर फॉर्म ऑफ रेफरेंसेस कौन कौन से हैं? एंडोफोरिक रेफरेंस, एंडोफोरा। ये क्या होता है? वेयर द इंटरप्रेटिव सोर्स लाइज इन द कोड टेक्स्ट। कोड टेक्स्ट मतलब हम लिखने के टेक्स्ट में बात कर रहे हैं अभी। तो उनका कहना है ये जो रेफरेंसेस होते हैं किससे हमें पता लगते हैं? वेयर द इंटरप्रेटिव सोर्सेज लाइज इन द कोड टेक्स्ट। आपके लफ्ज़ के इर्द गिर्द जितने भी लफ्ज़ मौजूद हैं वो कोड टेक्स्ट कहलाते हैं। तो आप अपने सियाक़-ओ-सबाक़ से जो भी मीनिंग लेते हैं, जो भी इंटरप्रेट कर पाते हैं, वो जी एंडोफोरिक रेफरेंस में आता है।
ठीक है, 2 टाइप के उन्होंने सब टाइप कर दी हैं इस चीज़ की। एक है एनाफोरिक रेफरेंस एनाफोरा, एक है कैटाफोरिक रेफरेंस कैटाफोरा। एनाफोरिक रेफरेंस एनाफोरा क्या होता है? वेयर द रेफरेंट लाइज इन द प्रायर टेक्स्ट रिस्पेक्ट अ मैन ही विल डू द मोर, मतलब टेक्स्ट जिसमें आपका जो रेफरेंट होता है वो आपको पहले ही प्रोवाइड किया जाता है, बाद में आपको वो जो होता है जुमला प्रोवाइड किया, जैसे कि द रिस्पेक्ट अ मैन ही विल डू द मोर। रिस्पेक्ट द मैन क्या है? रेफरेंट है, उसके बारे में ही रेफ़र किया जा रहा है ना जुमले में कि उसकी रिस्पेक्ट करो। रिस्पेक्ट अ मैन ही विल डू द मोर, ठीक है। कैटाफोरिक रेफरेंस में क्या होता है? वेयर द रेफरेंट लाइज इन द टेक्स्ट टू कम, इसमें जी आने वाले टेक्स्ट में रेफ़र किया जाता है। पहले पूरा जुमला बोल दिया जाता है, फिर आने वाले जो होता है जुमला उसमें रेफ़र करके बताया जाता है कि हाँ जी इसके बारे में बताया जा रहा है। जैसे कि व्हेन आई मेट हर मैरी लुक्ड इल, पहले जी व्हेन आई मेट हर बोल दिया गया है और फिर रेफ़र किया गया है अगले जुमले में कि भाई किसको मेट किया है उसने, कौन किसको मिला है, मैरी लुक्ड इल, ठीक है। तो एनाफोरिक में पहले रेफ़र कर देते हैं, कैटाफोरिक में बाद में रेफ़र करते हैं। एक्सोफोरिक रेफरेंस जी, इसमें जी टेक्सचुअल जो होता है को टेक्स्ट में नहीं आता, मतलब कि आपके लिखने के हवाले से नहीं आता, ये जी बोलने के हवाले से आप खुद से इंटरप्रेट करते हैं लाइफ। जैसे कि वेयर द इंटरप्रेटिव सोर्स लाइज इन द कॉन्टेक्स्ट, एग्जाम्पल गिवन मैरी इज़ स्टैंडिंग देयर आई लाइक हर। आपके सामने मैरी कहीं मैरी खड़ी है, उसने ना उसकी तरफ देख के अपने किसी दोस्त को कह दिया आई लाइक हर, तो जी ये जो हो रहा है लाइव हो रहा है, रियल लाइफ सिचुएशन में हो रहा है, ये आपके टेक्स्ट में नहीं हो रहा। ऊपर जो है वो टेक्स्ट के हवाले से हैं रेफरेंसेस, ये जो है ये वो है स्पीकिंग के हवाले से। एक्सोफोरिक रेफरेंस एक्सोफोरा। टॉपिक नंबर 112 प्रीसपोजिशन एंड इंटेलमेंट। प्रीसपोजिशन क्या होता है जी? इसमें ना स्पीकर जो होता है वो बोलने से पहले, कुछ बोलने से पहले खुद ही एक चीज़ अज्यूम कर लेता है। स्पीकर्स नॉट सेंटेंसेस हैव प्रीसपोजिशन, उनका कहना है जो ये स्पीकर्स हैं वो प्रीसपोजिशन करते हैं, सेंटेंसेस नहीं करते, ठीक है। जैसे कि मैरीज डॉग इज़ क्यूट, अब इसमें प्रीसपोजिशन उसने ये की है कि डॉग तो क्यूट है ही, डॉग तो है ना, मैरी हैज़ अ डॉग, ये प्रीसपोजिशन उसने खुद से ही कर ली है, इसने अज्यूम कर लिया है कि मैरी हैज़ अ डॉग। टाइप्स ऑफ प्रीसपोजिशन क्या क्या टाइप्स हैं? एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन, इसमें जी क्या होता है, स्पीकर जो होता है जो पहले से ही चीज़ें मौजूद हैं, एग्जिस्ट करती हैं, उनके बारे में अज्यूम कर लेता है। इट इज़ द अजम्पशन ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एंटिटीज़ नेम्स कमिटेड बाय द स्पीकर, जो पहले से ही चीज़ें मौजूद हैं उनके बारे में मुख्तलिफ़ चीज़ें वो अज्यूम कर लेता है। जैसे कि टॉम्स कार इज़ न्यू, इसमें से पहले से टॉम एग्जिस्ट करता है, उसकी कार के बारे में उसने अज्यूम कर लिया टॉम्स कार इज़ न्यू। फैक्टिव प्रीसपोजिशन क्या होती है? इसमें जी स्पीकर्स को जैसे वर्ड बोलता है जिसकी बिना पर जो होता है लिसनर वो अज्यूम कर लेता है कि ये चीज़ सही होगी, ट्रू होगी। जैसे कि नो, रियलाइज, रिग्रेट, ऑड एंड ग्लैड। अब मुझे पता नहीं क्या ये फजूल सी थ्योरी है, यहाँ तो एक चीज़ फैक्टिव हो सकती है, यहाँ वो सपोज हो सकती है, पता नहीं अब ये बीच में कहाँ पे ये लटका रहे हैं। खैर जो भी है, उन्होंने कहा है कुछ ऐसे अल्फाज हैं जिसकी बिना पर जो होता है ना लिसनर वो अज्यूम कर लेता है कि हाँ भाई ये चीज़ ट्रू होगी। वो क्या है? आई एम ग्लैड इट्स ओवर, उसने क्या लिसनर ने सपोज किया इट इज़ ओवर नाउ। वी रिग्रेट इन्वाइटिंग हिम, वी इन्वाइटेड हिम, ठीक है। आए हाय क्या फजूल है, लिसनर है कह दें या स्पीकर कह दें, दोनों ही इसमें अज्यूम ही कर रहे हैं।
लेक्सिकल प्रीसपोजिशन क्या होता है, इसमें आप लेक्सिकली प्री सपोज करते हैं। आपके सामने एक जुमला बोला जाता है, उन जुमलों में जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं उसकी बिना पर आप एज्यूम करते हैं सर्टन चीज़ें, सर्टन मीनिंग। जैसे कि ही मैनेज टू डू समथिंग, आपके सामने किसी ने जुमला बोला, अब आप क्या एज्यूम कर रहे हैं, एक तो ये कि वो सक्सीडेड, ये कि वो कामयाब हो गया, प्लस ये कि ट्राइड, ये भी आपने एज्यूम किया। ही मैनेज टू डू समथिंग, एक तो वो कामयाब हुआ, और वो कि उसने कुछ ट्राई किया, उसने बहुत बार ट्राई किया, ठीक है, ही ट्राइड समथिंग। तो यार जी आप इस जुमले के बिना पर आप कुछ सर्टन मीनिंग एज्यूम करते हैं। एंड्रयू ड्रॉप्ड रनिंग, आपके सामने किसी ने ये वर्ड बोला, किसी ने ये सेंटेंस बोला, तो आपने इन वर्ड्स की बिना पर क्या एज्यूम किया कि ही यूज्ड टू रन, कि अगर वो तरक कर गया है भागना तो जाहिर सी बात है वो पहले भागता ही होगा। फोर्थ, स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन, इसमें जी आप जुमलों की बिना पर एज्यूम करते हैं, जुमलों के स्ट्रक्चर की बिना पर। जैसे कि व्हेन डिड शी ट्रैवल टू द USA, इसमें आपने क्या एज्यूम किया, शी ट्रैवल्ड, ठीक है, कि चलो उसने ट्रैवल तो किया ना। वेयर डिड यू बाय द हाउस, यू बॉट द हाउस, ठीक है। फिफ्थ, नॉन फैक्टिव प्रीसपोजिशन, इसमें जी कुछ इस ऐसे अल्फाज होते हैं जिसकी बिना पर एज्यूम किया जाता है कि जी नॉन फैक्टिव हैं, ये स्टेटमेंट्स जो हैं ये ट्रू नहीं हैं, ये एजम्पशंस जो हैं ये ट्रू नहीं हैं। जैसे कि सम ड्रीम, इमेजिन एंड प्रिटेंड, आई ड्रीम दैट आई वॉज रिच, आई एम नॉट अ रिच। क्या फजूल थ्योरी है ये सबकी सब प्रीसपोजिशन। He pretends to be rich, he is not rich. Sixth, counterfactual presupposition, ये जी ऐसी presupposition होती है, ऐसे इसमें अल्फाज होते हैं जो कि फैक्ट के बिल्कुल ही काउंटर होते हैं, बिल्कुल उलट होते हैं। If you were my daughter, I would not allow you to do this. You are not my daughter. मतलब इसमें assumptions जो की गई है वो ही बिल्कुल फैक्ट के उलट है, फजूल। सेवंथ, इंटेलमेंट क्या होता है जी, कि एक आपके सामने स्टेटमेंट बोली गई, जो वो जो स्टेटमेंट आपको मीनिंग दे रही है ना, वो मीनिंग ट्रू भी होना चाहिए। मतलब जैसे कि सेंटेंसेस नॉट स्पीकर्स हैव इंटेलमेंट, उनका कहना है ये सेंटेंसेस का जो है ये होती है, हेयर पर होती है इंटेलमेंट। इसमें क्या होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेंटेंसेस वेयर द ट्रूथ ऑफ वन रिक्वायर्स द ट्रूथ ऑफ अदर। एक सेंटेंसेस, एक स्टेटमेंट अगर ट्रू है तो आगे की भी सेंटेंसेस जो होने चाहिए, जो स्टेटमेंट्स होने चाहिए, वो इस बात की तस्दीक करें कि हाँ भाई आपकी ये वाली जो है स्टेटमेंट ट्रू है। इसकी मिसाल है कि ए, द सेंटेंस ए, द प्रेसिडेंट वॉज असैसिनेटेड, अब ये बोला गया जुमला, इससे ये जो जुमला है क्या इंटेल कर रहा है, क्या जाहिर कर रहा है, द प्रेसिडेंट इज डेड, इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट डेड है। तो आपकी ये सेकंड जो है ये आपकी फ़र्स्ट को तस्दीक कर रही है, आपकी फ़र्स्ट स्टेटमेंट की तस्दीक करेगी, हाँ भाई असैसिनेटेड हो गया है तो डेड ही होगा ना। और अगर आपकी ए जो है वो दूसरी जो बी स्टेटमेंट है उसको इंटेल कर रहा है कि हाँ भाई ये ट्रू है, फजूल। टॉपिक नंबर 113, कोऑपरेटिव प्रिंसिपल एंड इम्प्लीकेचर। जी ग्राइस ने ये कोऑपरेटिव प्रिंसिपल्स दिए, उसका कहना है कि ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिसके जो कि चाहिए स्पीकर्स को फॉलो करना वाइल कम्युनिकेटिंग टू अदर्स, ठीक है। तो वो क्या हैं प्रिंसिपल्स, देयर आर 4 कैटेगरीज, क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशन, मैनर। क्वांटिटी क्या होता है, गिव एज मच इंफॉर्मेशन एज इट रिक्वायर्स एंड नो मोर देन इज़ रिक्वायर्ड। क्वांटिटी ये होता है कि आप जब बात करें तो आप एक रीज़नेबल क्वांटिटी में अगले को इन्फॉर्मेशन दें, ना इतना बात को खींचें, ना इतना तवील करें, ना इतना शॉर्ट करें। क्वालिटी होती है कि जो भी आप कहें सच कहें, क्वालिटी होनी चाहिए आपकी बात में, आपकी इन्फॉर्मेशन में, जो भी आप आगे से अगले से कर रहे हैं, ट्रुथ होना चाहिए, ठीक है।
रिलेशन होनी चाहिए कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अगले से रेलिवेंट होनी चाहिए, उसके काम की होनी चाहिए। अगर उसके काम की ही नहीं है तो आप क्या उससे कन्वर्सेशन करेंगे और क्या वो इंटरेस्ट लेगा आपकी कन्वर्सेशन में। मैनर होता है कि बी क्लियर, बी ऑर्डरली, बी ब्रीफ एंड अवॉइड एम्बिग्विटी। मैनर होता है कि जी जो लिखा हुआ है वही होता है कि बी क्लियर, बी ऑर्डरली, बी ब्रीफ एंड अवॉइड एम्बिग्विटी के बोंगियाँ ना छोड़ें और ऐसे अल्फाज भी इस्तेमाल ना करें जो कि वेग हों, जो कि समझ ना आए या जो कि मीनिंग को मतलब कि उलझाएं। तो बी क्लियर इन योर कन्वर्सेशन। इम्प्लीकेचर क्या होता है? व्हाट अ स्पीकर इम्प्लाइज जस्ट और मीन्स इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम व्हाट द स्पीकर लिटरली से। स्पीकर ने जो बोला उसका मीनिंग जो है वो कुछ और है, ठीक है। मतलब कि इट इज़ एनी मीनिंग विच इज़ कन्वेड इनडायरेक्टली और थ्रू हिंट्स और अंडरस्टूड इम्प्लिसिटली। कोई भी ऐसा जुमला या कोई भी ऐसा मीनिंग जो इनडायरेक्टली आपको प्रोवाइड किया गया है, जो स्पीकर ने जो अल्फाज कहे गए हैं वो अल्फाज कुछ और हैं, उनका मीनिंग कुछ और है। जैसे कि तंज़िया लहजे जो होते हैं, तंज़िया अल्फाज जो होते हैं वो इनमें आ जाते हैं कि मीनिंग कुछ और है, अल्फाज कुछ और हैं। तो ये जो इम्प्लिकेचर होता है, ठीक है, कि आप इम्प्लिसिटली समझते हैं, बिटवीन द लाइंस जो होते हैं पढ़ते हैं आप या समझते हैं आप इस कन्वर्सेशन को कि अगला कह क्या रहा है और अगले का मीनिंग क्या है। जैसे कि उन्होंने यहाँ पे मिसाल दी, उसने कहा माई एक्स हस्बैंड हैज़ टोल्ड मी ही कांट लुक आफ्टर आवर डॉटर टुमारो आफ्टर ऑल, ही इज़ सच अ कंसिडरेट मैन। अब पहले वाले जुमले में उसने उसकी कहा कि मेरा शौहर नहीं कहता है मैंने नहीं बच्ची का ध्यान रखना। दूसरे में उसने कहा इज़ सच अ कंसिडरेट मैन। तो इससे क्या मतलब लेते हैं? यही मतलब लेते हैं कि भाई दूसरा जुमला उसने तंज़िया बोला है, ही इज़ सच अ कंसिडरेट मैन। अच्छा जी, अब कौन कौन से इम्प्लिकेचर होते हैं? फर्स्ट जी कन्वेंशनल इम्प्लिकेचर। इसमें जी आपको मीनिंग प्रोवाइड कर दिया जाता है, बट ये कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके जो ऐड करके आपको एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड किया जाता है, जैसे कि बट, इवन, येट, एंड। मतलब मिसाल के तौर पर ही इज़ पुअर बट ही इज़ हैप्पी। इसमें बट लगा के आपको आगे एडिशनल मीनिंग प्रोवाइड किया जाता है। ये इस तरह के इम्प्लिकेचर होते हैं कन्वेंशनल इम्प्लिकेचर। सेकेंड होता है कन्वर्सेशनल इम्प्लिकेशन। दीज आर द अजम्पशंस suggested by the speaker and inferred by the hearer in an exchange situation. They are not encoded in the said words but are generated by the interlocutor's cooperation to achieve rational communication. स्पीकर और हियरर दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, दोनों का जो होता है कन्वर्सेशनल अंडरस्टैंडिंग होती है एक दूसरे के दरमियान। उन्हें पता है क्या बात हो रही है, किस तरह बात हो रही है, अगले का क्या मीनिंग है, मैंने क्या कहा है और अगला किस तरह मीनिंग में लेगा। ये जी कन्वर्सेशनल इम्प्लिकेचर होते हैं। उनका कहना है दे आर नॉट इनकोडेड इन द सेड वर्ड्स। वो डायरेक्टली जो स्पीकर होता है वो डायरेक्टली वो अल्फाज नहीं बोलता, बट ये कि अगला है वो इन्फर करता है, वो समझता है और एक कन्वर्सेशन जारी रहती है। पार्टिकुलराइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लिकेचर। इसमें जी क्या होता है? इन्फेरेंसेस विच आर वर्कड आउट वाइल ड्राइंग टोटली ऑन द स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अटरेंस। एक स्पेसिफिक बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट होता है, एक स्पेसिफिक आपके पास सियाक़-ओ-सबाक़ होता है, उसी की बिना पर इम्प्लिकेचर होते हैं। जैसे कि आर यू कमिंग टू द पार्टी टुनाइट, सम गेस्ट आर विजिटिंग। पहले ने पूछा क्या तुम क्या आज पार्टी पे आ रहे हो, तो दूसरे ने कहा सम गेस्ट आर विजिटिंग। इस पे जी क्या हुआ? उसने दोनों ने इन्फर किया, दोनों ने समझा। पहले ने बोला कि तुम क्या आज पार्टी पे आ रहे हो, तो दूसरे वाले ने क्या समझा कि अच्छा आज पार्टी है, ठीक है। फिर दूसरे वाले ने क्या कहा? सम गेस्ट आर विजिटिंग। नहीं जी, आज कुछ मेरी तरफ मेहमान आ रहे हैं। तो अगले ने क्या समझा? अच्छा ठीक है ये नहीं आ रहा, इसकी तरफ कुछ मेहमान आ रहे हैं। तो जी ये इस तरह के
होते हैं। जनरलाइज्ड कन्वर्सेशनल इम्प्लीकेचर, इसमें जी आपको किसी बैकग्राउंड नॉलेज की, किसी कॉन्टेक्स्ट की नहीं ज़रूरत होती है, एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है। जैसे कि डिड यू बाय ब्रेड एंड चीज़, एक ने पूछा तो उसने अगले ने जवाब दिया आई बाउट ब्रेड। इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट, कोई बैकग्राउंड नॉलेज किसी की ज़रूरत नहीं है। उसने एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, उधर डायरेक्ट आंसर मिल गया। स्केलर इम्प्लीकेचर, इसमें जो कुछ अल्फाज होते हैं, मैं कैसे समझाऊँ इसे। इट इज़ बाय चूजिंग अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस वन वैल्यू फ्रॉम अ स्केल। एग्जाम्पल गिवन ऑलमोस्ट, मैनी, फ्यू, ऑलवेज, ऑफन, समटाइम्स। इसमें कुछ अल्फाज होते हैं जो कि समझ लें कि एक, अगर स्पीकर ने एग्जैक्ट, अगर स्पीकर को नंबर नहीं पता ना किसी चीज़ के, तो वो कुछ ऐसे अल्फाज यूज़ कर लेता है अगले को बताने के लिए, और लिसनर भी इन्फर करता है उन अल्फाज से सुन के, अच्छा ठीक है इसका मतलब ये है। जैसे कि मिसाल के तौर पर द स्टूडेंट्स रीड सम आर्टिकल्स। अब ये सम यहाँ पे क्या आपको मीनिंग दे रहा है कि अच्छा ज़्यादा नहीं पढ़े, कुछ पढ़े हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा सारे पढ़े, सम आर्टिकल्स, कुछ पढ़े हैं। तो ये जी इस तरह के जो होते हैं स्केलर इम्प्लीकेचर होते हैं। टॉपिक नंबर 114, पोलाइटनेस थ्योरी। जी ये आपने MCQs आपने पढ़ लेने हैं। पोलाइटनेस क्या होती है जी? शो अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन ऑफ अनदर पीपल फेस इन प्रैग्मेटिक्स। पोलाइटनेस इज इन लैंग्वेज इज सेंटर्ड ऑन द नोशन ऑफ फेस। इसमें जी आप मुरव्वत दिखाते हैं अपने अल्फाज के ज़रिए अगले को, ठीक है। ये होती है पोलाइटनेस। ये नहीं कि अगर किसी ने पूछा कि कैसी लग रही हो, आपने ठा करके कह दिया बहुत बुरी लग रही हो। आप कह देते हैं क्या वही अच्छी लग रही हो, ठीक है। तो जी पर्सनस फेस यही होता है कि अगले की आपने इज्जत रखी अपने अल्फाज के ज़रिए। तो पोलाइटनेस इन लैंग्वेज इज़ सेंटर्ड ऑन द नोशन ऑफ फेस। ये MCQ है, ये आपने देखना है कि पोलाइटनेस का जो नोशन ही है, पोलाइटनेस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, वो बेस ही इस बात पे है, नोशन ऑफ फेस। अगले की इज़्ज़त आपने किस तरह रखी, उसके फेस की इज़्ज़त आपने कैसे रखी। फेस क्या है जी? फेस जी इट इज़ डिफाइंड एज द पब्लिक सेल्फ इमेज दैट एवरी मेंबर वांट्स टू क्लेम फॉर हिमसेल्फ एंड द एफर्ट्स मेड बाय इंटरलोकेटर्स टू मेंटेन ईच अदर फेस। फेस जी हर एक की जो सेल्फ इमेज है सोसाइटी के सामने, एक पब्लिक इमेज जो होती है वो उसका फेस होता है। और जी ये हर इंटरलोकेटर, हर बोलने वाला स्पीकर या उससे बात करने वाले की ये फ़र्ज़ है कि जी वो अगले की जो है उसकी इज़्ज़त रखे अपने अल्फाज के ज़रिए, ठीक है। मेंटेन ईच अदर्स फेस। अंडर पोलाइटनेस थ्योरी देयर इज़ अ पॉजिटिव एंड नेगेटिव फेस। वो कौन कौन से नेगेटिव और पॉजिटिव फेस हैं? पॉजिटिव फेस क्या होता है? रिफ्लेक्ट द डिज़ायर टू हैव one's सेल्फ इमेज अप्रूव्ड ऑफ बाय अदर्स। ये जी पॉजिटिव फेस ये होता है कि आपका जो आप चाहते हैं कि भाई अगला जो है आपकी जो इज़्ज़त है उसे अप्रूव करे मतलब कि आपकी वो इज़्ज़त करे, सिंपल इसका ये है। नेगेटिव होता है इज़ अ पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी दैट डिज़ायर नॉट टू बी इम्पोज्ड अपॉन। नेगेटिव फेस ये होता है कि आप किसी के प्रेशर में नहीं आना चाहते, मतलब आप पोलाइट भी रहना चाहते हैं, बट आप किसी के जो है ना कमांड वो भी इतनी आसानी से नहीं लेते। इसका आगे मज़ीद आगे आ रहा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इतना कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ होती है और क्या आता है आगे जी? फेस थ्रेटनिंग एक्ट। ये जी आप अपने अल्फाज के ज़रिए अगले की जो फेस होता है, यहाँ पर उसकी सेल्फ इमेज कह लें, आप उसे थ्रेट करते हैं, आप उसे ख़तरा पहुँचाते हैं, आप उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं अपने अल्फाज के ज़रिए। जैसे कि गिव मी दैट पेपर, आपने किसी को ये डायरेक्टली कह दिया, ठीक है। तो आपने इस तरह क्या किया, आपने एक उसको ऊपर कमांड देने की कोशिश की, हाँ मैं तुमसे ऊपर हूँ, मैं तुम्हें कमांड कर सकता हूँ, तुम मुझसे नीचे हो। तो एक फेस थ्रेटनिंग एक्ट है जी, ठीक है। फेस सेविंग एक्ट, आपने अपने अल्फाज के ज़रिए अगले की सेल्फ इमेज को बरकरार रखा, उसे ये शो नहीं कराया कि मैं तुमसे बेहतर हूँ या तुम मुझसे नीचे हो, इस तरह। जैसे कि कुड यू पास मी दैट पेपर, आपने इस तरह बोला। एक ये रिक्वेस्ट के मामले में, एक पोलाइटनेस के मामले में आ जाता है ये कि आपने अगले की सेल्फ इमेज भी बरकरार रखी, ठीक है। नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोलाइटनेस। अब ये नेगेटिव फेस और पोलाइटनेस फेस ही है। नेगेटिव पोलाइटनेस क्या होती है? इसमें जी आप क्या करते हैं
कि अगले को लिए दिए मामले वाले रखते हैं। नेगेटिव पोलाइटनेस ये होती है कि लिए दिए वाला मामला, मतलब इतना सर पे भी नहीं चढ़ाना, इतना उसे शोका भी नहीं करना, ठीक है। ये होता है नेगेटिव पोलाइटनेस के, बस लिए दिए वाला मामला रखो एक हद तक, एक अपने तक ना, एक उसके अगले की ना अपनी उसकी औकात तक रखो उसे। जैसे कि कुड यू लेंड मी योर पेन, आई एम सॉरी टू बॉदर यू बट कैन आई आस्क फॉर अ पेन और समथिंग। इसमें जी कोई उसने इधर उधर की बात नहीं की, कोई उसने इतनी अपनी कमांड भी नहीं देने की कोशिश की, अपने आप को बेहतर भी नहीं बनाने की कोशिश की। बस ये कि उसने एक सिंपल वे में, एक लिए दिए वाले मामले में उसने अपनी बात कही और पोलाइटनेस भी रखी कि अगला का मान भी ना टूटे, अगले की सेल्फ इमेज भी कभी ख़राब ना हो और मैं भी अपनी बात तक अगले तक पहुंचा दूं। पॉजिटिव पोलाइटनेस ये होती है कि आप ज़रा अगले को मस्के लगाते हैं, ठीक है ना, ये होती है पॉजिटिव पोलाइटनेस। हे बडी, आईड अप्रिशिएट इट इफ़ यू लेट मी यूज़ योर पेन। इसमें जी है बडी तक पहुंच गया वो, एकदम से एक ही जुमले में फजूल सर पे चढ़ गया, ठीक है। तो ये जी पॉजिटिव पोलाइटनेस ये होती है, नेगेटिव पोलाइटनेस ये। नेगेटिव पोलाइट, आई होप सो समझ आ गया होगा। नेगेटिव पोलाइटनेस ये है कि आपने लिए दिए वाला मामला रखना है, ना अगले की इज़्ज़त को ख़राब करना है, और आपने अपनी बात भी वाज़ेह अल्फाज में पहुंचा देनी है। पॉजिटिव पोलाइटनेस में आपने मस्के लगाने हैं, ठीक है। अच्छा, 3 मैगज़ीम्स ऑफ पोलाइटनेस। 3 मैगज़ीम्स ऑफ पोलाइटनेस में क्या आता है? डोंट इम्पोज, गिव ऑप्शंस, मेक योर हियरर फील गुड। कि जी अगले पे आप थोपे नहीं अपनी रिक्वेस्ट, अगले पे इम्पोज मत करो। गिव ऑप्शंस, अगले को ऑप्शन दो कि वो अगला वो की बात मानना चाहता भी है या नहीं चाहता। मेक योर हियरर फील गुड, अपने जी जो है लिसनर को उसे अच्छा फील कराओ, ठीक है। ये जी पोलाइटनेस के रूल्स हैं। टॉपिक नंबर 115, स्पीच एक्ट थ्योरी। स्पीच एक्ट थ्योरी क्या, स्पीच एक्ट होते क्या है? अपने लैंग्वेज के ज़रिए आप एक्शंस करते हैं, आप अपनी लैंग्वेज के ज़रिए कुछ एक्शंस मुकम्मल कर पाते हैं, कुछ चीज़ें मुकम्मल कर पाते हैं, जैसे कि टू गिव ऑर्डर्स, टू मेक रिक्वेस्ट, टू गिव वार्निंग्स और टू गिव एडवाइस। ये सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसके ज़रिए आप अपने लैंग्वेज के ज़रिए एक्शन करते हैं। तो स्पीच एक्ट से ये होते हैं कि आपने अपनी लैंग्वेज के ज़रिए कोई एक्ट किया, ठीक है। आप कन्वर्सेशन नहीं करते, आप एक्शंस करते हैं। अब ये क्या है? यही है ना कि जैसे आपने किसी को कमांड दी, वो कमांड दी है तो कमांड क्या होती है, कमांड के क्या इफ़ेक्ट होता है, अगला वो काम करेगा तो ये एक्शन ही होगा ना। कमांड लैंग्वेज के ज़रिए आपने एक्शन ही किया ना। कमांड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, परसू करते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं स्पीच एक्ट्स में। फेसेट्स ऑफ स्पीच एक्ट, देयर आर 3 स्पीच एक्ट्स। क्या दिए हैं जी? लोकेशनरी एक्ट, इलोकेशनरी एक्ट, पर लोकेशनरी एक्ट। लोकेशनरी एक्ट में जी आपके जो अल्फाज हैं, जो आपके सेंटेंसेस हैं, वो आते हैं कि आपने किस तरह कोई जुमला बोला, ठीक है। लिटरल मीनिंग्स ऑफ द एक्चुअल वर्ड्स, व्हाट स्पीकर सेज एंड मेक सेंस। एक आपने मीनिंगफुल जुमला बोल दिया। फॉर एग्जांपल आपने किसी को कमांड करना है तो आपने उस हवाले से एक मीनिंगफुल जुमला बोल दिया, वो जी लोकेशनरी एक्ट में आ गया। इलोकेशनरी एक्ट में आपकी इंटेंशन आ जाती है। इंटेंशन क्या है आपकी? कि आपने कमांड दी, ठीक है। स्पीकर्स इंटेंशन इन अटरिंग द वर्ड्स, द यूज़ इन विच लैंग्वेज इज पुट इन अ सोसाइटी। आपकी सोसाइटी में किस तरह कमांड दी जाती है, आपकी इंटेंशन आ जाती है लोकेशनरी एक्ट में। पर लोकेशनरी एक्ट में आपने वो जो अल्फाज और आपने इंटेंशन मिला के जो जुमले बोल दिए हुए हैं अगले को, वो जी उसके बाद में इफ़ेक्ट आता है कि आपकी जो है अल्फाज का, आपकी इंटेंशन का क्या इफ़ेक्ट अगले पे पड़ा है। तो ये जो इफ़ेक्ट आता है वो पर लोकेशनरी एक्ट में आता है। द इफ़ेक्ट और टेक अप ऑफ एन एंट्रेंस ऑन द थाउट और एक्शंस ऑफ द अदर पर्सन बट फॉलोज एन अटरेंस। अगले ने आपके अल्फाज सुने, आपकी इंटेंशन देखी, उसने वो काम कर दिया, ये इफ़ेक्ट है, ठीक है। टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट। टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट में कौन कौन से स्पीच है? 5 मेन टाइप्स हैं। सबसे पहले है रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। रिप्रेजेंटेटिव कमिट द स्पीकर्स टू द ट्रूथ ऑफ द एक्सप्रेस्ड प्रोपोजिशन, स्टेट व्हाट द स्पीकर्स बिलीव टू बी द केस और नॉट।
जो भी स्पीकर समझता है कि हाँ ये सच है, कोई सच नहीं है, जो भी वो समझता है वो उसे रिप्रेजेंट कर देता है। उसमें जी असर्ट भी आ सकता है, कंक्लूड भी आ सकता है, स्टेटमेंट्स ऑफ फैक्ट भी आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। द अर्थ इज़ फ्लैट, इट वॉज अ वार्म सनी डे, ये दोनों चीज़ें जो स्पीकर समझता है कि ठीक है फैक्ट है ये, उसने वो बोल दी। ठीक है, फिर जी आ जाता है डायरेक्टिव्स। डायरेक्टिव्स में जी क्या आ जाता है, अटेम्प्ट्स बाय द स्पीकर टू गेट द एड्रेसी टू डू समथिंग व्हाट स्पीकर वांट्स। जो स्पीकर अगले से करवाना चाहता है ना, वो इसमें आ जाती हैं डायरेक्टिव्स में। मतलब कमांड देना इसमें, या रिक्वेस्ट करना, क्वेश्चनिंग करना, ये सारी चीज़ें डायरेक्टिव्स में आ जाती हैं। एक डायरेक्ट कर रहा है वो अपने लिसनर को। ठीक है, जैसे गिव मी अ कप ऑफ कॉफ़ी, डोंट टच दैट। इसमें अब दोनों चीज़ आ गई है, इसमें कमांड भी आ गई है, इसमें इंस्ट्रक्शन भी आ गई है। कमिसिव, कमिसिव क्या होता है, कमिट द स्पीकर्स टू सम फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन व्हाट ही शी इंटेंट्स, प्रॉमिसिंग, थ्रेटनिंग, ऑफरिंग, रिफ्यूजिंग। इसमें जो स्पीकर जो होता है जी, वो जी आपसे ना फ्यूचर के वादे शादे कर लेता है। मतलब फ्यूचर में जो भी वो काम करेगा ना, वो आपको कहता है या कर आपसे बोलता है। ठीक है, उसमें जी आपके प्रॉमिस आ जाते हैं, थ्रेटनिंग आ जाती है, ऑफरिंग्स आ जाती हैं, रिफ्यूजिंग आ जाती है। ये जी कमिसिव में आ जाते हैं, ये स्पीच एक्ट कमिसिव में आते हैं। जैसे कि आई विल बी बैक, वी विल नॉट डू दैट। तो इसमें फ्यूचर का ही कोई एक्शन आ रहा है ना, कोई चीज़ आ रही है जो वो कह रहा है कि मैं फ्यूचर के हवाले से ही वो कह रहा है। एक्सप्रेसिव में जी क्या आ जाता है, एक्सप्रेस आ साइकोलॉजिकल स्टेट और व्हाट आ स्पीकर फील्स। एक्सप्रेसिव से ये याद रख लें कि हर जो भी स्पीकर के अंदर है ना साइकोलॉजिकली, उसने वो एक्सप्रेस करना है। एक्सप्रेस स्टेट और व्हाट आ स्पीकर फील्स। इसमें जी थैंकिंग आ जाता है, अपोलोजाइजिंग आ जाता है, वेलकमिंग आ जाता है, कॉन्ग्रेचुलेटिंग आ जाता है। हर तरह के इमोशंस बस उसने एक्सप्रेस करने हैं, वो जी एक्सप्रेसिव में आ जाता है। डिक्लेरेशन में क्या आ जाता है, वो चीज़ें आ जाती हैं जिनको सुन के आपकी ज़िंदगी दरहम बरहम हो जाती है, ऊपर नीचे हो जाती है। ये वो डिक्लेरेशंस होती हैं, ये वो अल्फाज होते हैं, जैसे कि मैरिंग, declaring war and firing from employment। एक स्टेटमेंट, एक डिक्लेरेशन, सॉलिड डिक्लेरेशन जिसे कहते हैं ना, ये इसमें वो आ जाती हैं। मैरिंग जो है कबूल है कबूल है कबूल है कह देते हैं, तो जी आपकी ज़िंदगी पलट जाती है, शादीशुदा हो जाते हैं आप। तो ये इस तरह के अल्फाज होते हैं, ठीक है ना। आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ, यू आर आउट। ठीक है, आउट हो गए आप। अच्छा, ठीक हो गया, बस जी इसी के साथ हमारा लेसन ख़त्म। अपना ध्यान रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।